जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास टेंथ वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास टेंथ में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों देखिए, हिंदी का वायरल मॉडल पेपर मिल चुका है। दोस्तों देखिए, हिंदी का है हमारा। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग परीक्षा देने वाले हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 801 एचजी कोड का हमारा देखिए पेपर है। 801 एचजी कोड का हमारा देखिए पेपर है दोस्तों। पूर्णांक जो होता है हमारा, पूर्णांक जो रहता है 70 का हमारा पूर्णांक रहता है। आप लोगों को पता ही होगा 70 का पूर्णांक हमारा रहता है। यहाँ पर देखिए आप लोग अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को लिखना होगा और अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होते हैं। आप लोगों को 15 मिनट पेपर आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। जो 15 मिनट आप लोगों को शुरू के मिलते हैं वो आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित समय होते हैं। जो आप लोग अच्छे से पेपर पढ़ें और अच्छे से लिखें फिर उसके बाद, ठीक है ना। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए देखते हैं निर्देशांक में। देखिए क्या लिखा हुआ है। पेपर हमारा जो रहता है वो 2 खंड में विभाजित रहता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में क्या होता है देखिए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। जो आप लोगों को एमसीक्यू पेपर मिलेगा उसमें ओएमआर शीट पर आप लोगों को भरना है। काला या नीला पेन से आप लोगों को भरना है। और याद रखना कि आप लोगों को जेल पेन का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। डॉट पेन का इस्तेमाल करना है और उसमें गोला करना है, ठीक है। पूरे को अच्छे से भरना। और खंड बा आ जाता है उसके बाद। खंड बा में आएगा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 अंक के होंगे, ठीक है ना। 50 अंक का हमारा आएगा वर्णनात्मक प्रश्न जो आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि खंड आ पहले हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है देखिए, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर सिया राम शरण गुप्त। तो कौन हो जाएंगे देखिए हमारे वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे देखिए इसमें हमारे हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है देखिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है देखिए, भूषण है, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो कौन सही हो जाएगा देखिए इसमें। तो इसमें कौन हो जाएंगे देखिए, तो ये इसमें हमारे अज्ञेय जी, अज्ञेय ये हैं प्रयोगवादी कवि। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन हैं। देव हैं, या फिर बिहारी, या फिर चिंतामणि, या फिर मती राम। तो भाव विलास के रचनाकार हमारे हो जाएंगे देव। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। देव वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है, छत्रसाल दशक किसकी रचना। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। पद्याकर की, या फिर बिहारी की, या फिर भूषण की, या फिर मतीराम की। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है देखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए भूषण की। किसकी है, भूषण की, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भूषण वाला, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद पांचवा हमारा आ जाता है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार पूछा गया है इसमें भी। इसके रचनाकार कौन, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर गिरजा कुमार माथुर, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें कौन हो जाएगा देखिए हमारा। तो इसमें हमारा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा जब नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना। इसमें विधा पूछा गया तो जीवनी है, या फिर आत्मकथा, या फिर रेखा चित्र, या फिर एकांकी। तो ये देखिए आत्मकथा है। क्या है देखिए आत्मकथा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका है देखिए आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण किसका है देखिए आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन,
हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद कर लेना। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है, जैसे पूछ लिया जाए नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, तो आप लोगों को बताना है हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है ना। अगला आ जाता है हमारा, देखिए 7 नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक पूछा गया है। इसमें देखिए तो मोहन राकेश या फिर अमृत राय या फिर श्याम सुंदर दास या फिर कमलेश्वर। तो कौन हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो इसमें हो जाएंगे देख श्याम सुंदर जी हो जाएंगे हमारे, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सी नंबर वाला करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, संसार के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, या फिर क्या लिखूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, इसमें हमारा देखिए ये वाला सही है, सी नंबर वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ये पूछा गया है विधा इसमें, ठीक है ना। तो ये किस विधा की रचना है, आत्मकथा है या फिर एकांकी या फिर उपन्यास या फिर रेखा चित्र। तो किस विधा की रचना है, देखिए यहाँ पे परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो ये हमारा देखिए उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हमारा जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रंगे राघव या फिर धर्मवीर भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किसकी रचना है, यहाँ पर देखिए तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, देखिए यहाँ पे रस के कितने अंग होते हैं, 5 अंग या फिर 4 अंग या फिर 3 अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कितने अंग होते हैं, देखिए रस के 4 अंग होते हैं, 4 अंग, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आ जाता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया है इसमें, देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यामक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए यहाँ पे तो इसमें हमारा हो जाएगा देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, यानी ये सही हमारा है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर हमारा आ जाता है, देखिए सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 या फिर 12 या फिर 11 या फिर 16। तो जो सोरठा होती है उसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, देखिए तो 11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा, 11 मात्राएं। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न हमारा, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, दय या फिर नी या फिर निर या फिर नीर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमारा हो जाएगा नीर, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़ी नी है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर आ जाता है, देखिए नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास है इसमें, देखिए नील गाय में हमारा कौन सा समास है, आप लोग को बताना है, नील गाय। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, देखिए नील गाय है ना। तो नील गाय में कौन सा समास है, देखिए यहाँ पे तो इसमें हमारा कर्मधारय है, कौन सा है, कर्मधारय। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हमारा जाता है, खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप क्या होगा, भूमि या फिर जमीन या फिर क्षेत्र या फिर पृथ्वी। तो खेत का तत्सम रूप हमारा जो होगा वो क्षेत्र होगा, क्या होगा, क्षेत्र, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। युष्मद शब्द का बहुवचन व्यक्ति पूछा गया है, और पंचमी विभक्ति रूप क्या होगा, ठीक है ना, युष्मा काम होगा या फिर युष्मासु होगा या फिर युष्मत्तम होगा या फिर त्वाम होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो इसमें हमारा हो जाएगा त्वाम, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर आ जाता है, भाववाच्य में
किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता या फिर कर्म की प्रधानता या फिर क्रिया की प्रधानता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन हो जाएगा, देखिए क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया की प्रधानता होती है। 19 नंबर प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2 या फिर 4 या फिर 3 या फिर 8। तो वाक्य के हमारे कितने तत्व होते हैं देखिए, तो आप लोगों को कितने तत्व होंगे आप लोग पता है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो वाक्य के हमारे कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं, वाक्य के 3 तत्व होते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। 20 नंबर आ जाता है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अविकारी शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपव्यय पद या फिर अव्यय पद या फिर व्यय पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें हमारा अव्यय पद जैसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए देखते हैं, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, अगला हमारा आ जाता है देखिए खंड बा। खंड बा को सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे, और ये हमारा 50 अंक का होता है। ठीक है ना, इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों को कॉपी में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 अंक का होगा हमारा। ठीक है ना, 6 अंक का हमारा क्वेश्चन होगा, और सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के हमारे होंगे। देखिए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पैराग्राफ का आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को पहचानना है ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक, क्योंकि संदर्भ में आप लोगों को लिखना होगा पाठ और पाठ के लेखक का नाम। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ ही आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को पता चल गया होगा, तो ये किससे है लिया गया, ये लिया गया है मित्रता से। मित्रता पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर है, ये मित्रता पहला ही चैप्टर है भाई। मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना। तो ये हो जाएंगे इनके लेखक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप लोगों को सारांश या संदर्भ एक ही है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे परेशान मत होना। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश से आप लोगों को व्याख्या कर देना है। उसके बाद सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा देने वाला। क्या हो जाएगा देखिए, मजबूत सहारा देने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 2 अंक यहाँ से भी मिल जाएगा, 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि 6 अंक आप लोगों को पूरे पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। अगर इसको नहीं आता है, मान लीजिए आप लोगों को ये वाला आप लोगों को नहीं आता है, तो आप लोग अथवा वाला कर लीजिए भाई, ये आप लोगों को ऑप्शन में दिया है। इसको आता है तो आप लोग इसको कर लीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को और पहचानते हैं ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, आप लोगों को अगर पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बताया करिए। ठीक है ना, तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है। लेखक का नाम भी आप लोगों को भी बताना है साथ में साथ। ठीक ना, तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये किस पाठ से लिया गया है देखिए, तो ये लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किस पाठ से लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, ये पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है देखिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना,
उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न है, ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने का सलाह दे रहा है? ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक जो है वो किस का सलाह दे रहा है? देखिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोगों को ये लेखक कहना चाहता है कि आप लोग फालतू की बातें या फिर व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, जिससे आप लोगों की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या आ जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना। ये पद्यांश वाला भी आप लोगों को करना है, ये भी 6 अंक का आएगा, ठीक है ना। दोनों 6-6 अंक के आते हैं, एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। देखिए, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ, ते कठोर हियो है, मतलब इसको आप लोगों को पढ़ना है। देखिए पूरा पढ़ने में आप लोगों को टाइम लग जाता है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत पढ़िए इसको, पहले ऐसे ही पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। तुरंत पढ़िए आप लोग इसको और पहचानिए कि इस पाठ से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए और तुरंत कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए ये किस पाठ से लिए गए हैं, संदर्भ इसका क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये किस पाठ से लिए गए, धनुष भंग का है। देखिए धनुष भंग का है, और इसके कवि कौन है, देखिए कवि बता दे रहा हूँ, कवि कौन है। देखिए कवि कौन है, तुलसीदास, तुलसीदास जी हैं। देखिए कवि इसके, ठीक है ना, तुलसीदास जी इनके कवि हैं। उसके बाद व्याख्या का लेना है आप लोगों को, रेखांकन की व्याख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होगा। देखिए पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति ये किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त है, देखिए ये मैं बता दूं किसके लिए प्रयुक्त है। देखिए आप लोग पैराग्राफ को पढ़िए और अपने अनुभव से इसको लिखिए, ये किसके लिए है। देखिए ये राम लक्ष्मण और सीता के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, राम लक्ष्मण और सीता के लिए है। और इसमें अलंकार भी पूछा गया है ना, तो इसमें बता दूं अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार होगा देखिए इसमें, और ये राम लक्ष्मण सीता के लिए ये प्रयुक्त है, ठीक है ना। उसके बाद अगर अथवा में करना चाहते तो आप लोग इसको कर लीजिए, चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप के सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे और दूने तिगुने उत्साह भरे। इसको आप लोगों को पहचानना है, ये किस पाठ से लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है। देखिए ये हल्दी घाटी का है, कौन से है, हल्दी घाटी का है ना। देखिए ये हल्दी घाटी का है, देखिए हल्दी घाटी का है। और इसके कवि कौन है, देखिए श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे जी हैं, ठीक है ना। इसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो उसके बाद आप लोगों को एक स- संदर्भ आप लोग कर लेंगे, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए व्याख्या आप लोगों को करना है। व्याख्या तो आप लोगों को दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। व्याख्या करना चाहते हैं, व्याख्या करना क्या, दोनों में से किसी एक का करना है, तो आप लोगों को जो इसमें करेंगे उसको तो करना पड़ेगा, व्याख्या कर लेना। उसके बाद उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया जा रहा है, किस युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, महाराणा प्रताप, किसका, महाराणा प्रताप का, ठीक है ना, इनकी बात किया जा रहा है। देखिए और उनके घोड़े का भी साथ साथ बात हो रहा है, किसका, घोड़े का भी बात हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उनके घोड़े में ही तो पूरा शक्ति है, उनके घोड़ा जो है उनका बहुत शक्तिशाली घोड़ा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न महाराजा, निम्नलिखित शक्ति संस्कृत, निम्नलिखित संस्कृति गद्यावतरणों में से किसी एक का अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत का भी करना है। वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्यालय किससे, वाराणसी का है, वाराणसी से लिया गया है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अथवा वाला करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा वाला कर लीजिए, ठीक ना। दोनों में से किसी एक का आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए इनका। देखिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न महाराजा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 अंक का ये भी आएगा, 5 अंक का गद्य का और 5 अंक पद्य का, दोनों में से आएगा, ठीक है ना। आप लोग श्लोक का तैयार कर लीजिए। अथवा में करना चाहते तो हैं
तो अथवा वाला इधर है, देखिए दोनों में से एक को तैयार कर लेना है, आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद पांचवा आ जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 अंक का आता है। कितने नंबर का? 3 अंक का आता है, देखिए ये। और इसको आप लोगों को अपने क्लास वाले सर से, हिंदी जो आप लोग पढ़ाते हैं उनसे आप लोगों को पूछ लेना है कि आपके जिले से कौन सा लगता है, आप लोग उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है, देखिए 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। दिए 6 का नंबर हमारा है, देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयप्रकाश भारती है पहला नंबर, दूसरा नंबर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा नंबर है जयशंकर प्रसाद। किसी एक का करना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल पे और वहां से आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा आप लोगों को आसान तरीका से बताया गया है। आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखिए और पूरे के पूरे वीडियो में समझ लेना है। आप लोगों को जीवन परिचय लिखने का तरीका और जीवन परिचय पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है, देखिए। उसके बाद देखिए नंबर आ जाता है, देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। जिनका भी आप लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। 7वां प्रश्न हमारा आ जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिख जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 अंक का आता है, ठीक है ना। 2 अंक का ये आएगा। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है एक श्लोक जो इस पेपर में ना आया हो, ठीक है ना। 8वां आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। 2 अंक का आता है, ठीक है ना। एक एक अंक के आते हैं, 2 अंक के आते हैं, आप लोग तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप लोगों को निबंध आप लोगों को लिखना है किसी एक विषय पर। विज्ञान या वरदान या अभिशाप, या फिर नारी शक्ति सशक्तिकरण, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, या फिर छात्र और अनुशासन। तो ये 7 अंक का आता है, देखिए बहुत ही बड़ा अंक होता है 7 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। परिचय भी आप लोगों को मिल जाएगा और उसके साथ निबंध कैसे लिखना है, निबंध भी आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों को जाकर वीडियो देख लेना है, निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए अगला नंबर आ जाता है 10। वह प्रश्न हमारा आ जाता है 10वां प्रश्न, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए ये आएगा 4 अंक का, ठीक है ना। अथवा में करना चाहते तो आप लोग इसको कर लीजिए, देखिए दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेना है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।